नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम करने वाले हैं इस सीरीज का सेट नंबर 5। जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है, यहाँ पर एक सीरीज चल रही है यूजीसी नेट मिशन 2020 के नाम से और यहाँ पर हम लोग हर रोज 10 एमसीक्यूज कर रहे हैं और उनके एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर पेपर 1 जल्दी स्टार्ट होगा। फिलहाल अभी ये जो सीरीज है वो ज्योग्राफी के लिए चल रही है, जिसके अंदर हम लोग 10 एमसीक्यूज कर रहे हैं और उसके ईजी एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। एमसीक्यूज करके आगे निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपको मतलब नहीं पता तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है एमसीक्यू करने का। आपको वो पता भी होना चाहिए कि एमसीक्यू क्या कह रहा है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। तो सीरीज में हम ये कर रहे हैं। इंटेंट मेरा ये है कि आप कम समय के अंदर थोड़ा ज़्यादा फायदा उठाएं और यही चल रहा है। जिन लोगों ने प्रीवियस सीरीज नहीं देखी है, आज हम इसका सेट 5 कर रहे हैं। तो जितने भी अभी 1 2 3 4 जितनी 4 सीरीज हो गई है हमारी, 4 एपिसोड्स के जो हो गए हैं, उसका मैं लिंक लगा दूंगा आई बटन पे और लास्ट में भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं ये प्लेलिस्ट लगा दूंगा ताकि आपको ईजी रहे और बाकी आप चैनल विजिट कर ही सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं। फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी पर, केबीईडीयू पर। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और एक जगह आपको मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। यहाँ पर इस सीरीज के जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको ये मिल जाएगा। एक क्वेश्चन बैंक का तैयार हो रहा है ज्योग्राफी का और बहुत जल्दी यहाँ पर पेपर 1 का भी स्टार्ट होगा। तो पेपर 1 वाले जितने भी देख रहे हैं अगर मुझे, तो वो भी इसको ज्वाइन कर लें। ये चैनल डीपी है, टेलीग्राम पे शुभेंदु नेट ज्योग्राफी आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऑल्दो नाम इसका ज्योग्राफी है, लेकिन यहाँ पे आपको पेपर 1 के थियोरेटिकल टॉपिक्स और उनके एमसीक्यूज जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्ज नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा है एक इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप जो काफी सारे लोग जानते हैं। इसमें आपको ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज करना है। यहाँ पे हम लोग डेली टास्क डिस्कशन एंड डाउट क्लियरिंग करते हैं। डेली टास्क कैसे होते हैं अभी आप देखेंगे, आपको मजा आएगा देखने में जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ऑलराइट, सो इस वीडियो के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हैं और आज फाइनली एक रिक्वेस्टेड क्वेश्चन मुझे मिला है और ये क्वेश्चन पूछा है शुभजीत ने। ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो आपका 10th क्वेश्चन जो होगा वो रिक्वेस्टेड क्वेश्चन ही होगा जो आपके ज्योग्राफी से आता है। मैथमेटिकल आपका ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है, मीन मोड मीडियन जो होता है, वहां से क्वेश्चन आया है। इसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखें और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिलेगा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखें, भाग ना जाएं। ऑलराइट, सो इस तरह की जो रिडल मिलती है मेरे टेलीग्राम इंटरैक्टिव चैनल पर। यहाँ पे जितने भी ज्योग्राफर्स जो हैं, जितने भी ज्योग्राफिक एस्पिरेंट है, उन्होंने इसको ज्वाइन किया है। यहाँ पर एक रोज आपको पिक्चर मिलती है, एक क्वेश्चन मिलता है और 4 ऑप्शन मिलते हैं। पिक्चर देख के आपको क्वेश्चन करना पड़ता है, तो आपको मजा भी आता है, विजुअल मेमोरी भी बूस्ट हो रही है और आप ज्योग्राफी से इन्वॉल्व भी हैं। तो ये जो है पिक्चर बताती है कि ये एक पीएच स्केल है। पीएच स्केल आप जानते हैं, किसी भी चीज की एसिडिटी या उसकी बेसिक क्वालिटीज को वो बताती है। तो क्वेश्चन ये था कि इफ द सॉइल हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 9.2 देन इट इज। तो ऑप्शन थे ए एसिडिक, हाईली एसिडिक, सी एल्कलाइन और डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें काफी लोग कंफ्यूज हुए होंगे। देखो, एसिडिक और हाईली एसिडिक तो नहीं होगा, आप लोग इतना तो जानते ही हैं, लेकिन एल्कलाइन और हाईली एल्कलाइन में आप कंफ्यूज शायद हुए होंगे। लेकिन इसका आंसर जो होगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस स्केल अगर आप देखो तो वो उसका सी होगा, एल्कलाइन होगा, हाईली एल्कलाइन नहीं होगा। हाईली एल्कलाइन कब होगा? जब जो स्केल है वो 11-12 होती है, 10 से ज्यादा होती है। 10 या 10 से अगर ज्यादा हो जाती है तो फिर वो हाईली एल्कलाइन में आ जाएगा। इसी तरह से आप यहां जाएंगे तो हाईली बेसिक हो जाएगा। तो थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूं। पीएच स्केल बेसिकली किसी भी मैटर की एसिडिटी या उसकी बेसिक क्वालिटी को बताती है। पीएच स्केल 7 जो होती है वो न्यूट्रल मानी जाती है और पीएच स्केल 6 और 7 जो होती है वो प्लांट्स के लिए आइडियल ग्रोथ होती है। अगर किसी सॉइल की पीएच स्केल 6 और 7 के बीच में है तो वो आइडियल है प्लांट ग्रोथ के लिए। उससे कम अगर आप जाएंगे, यानी कि 7 से अगर आप कम जाएंगे तो फिर वो क्या होगा, जो मैटर है वो एसिड होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि 4 और 5 जो होंगे वो स्लाइटली एसिडिक होंगे, लेकिन 1 2 और 3 वाले जो होंगे वो हाईली एसिडिक होंगे। इसी तरह से 7 से इस तरफ अगर आप जा रहे हैं तो 8 और 9 जो है वो एल्कलाइन है, लेकिन 10 11 12 जो है और टिल 14 तक वो हाईली एल्कलाइन के अंदर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो एल्कलाइन होगा। कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे देखो, ये जो 7 है ये वाटर है जिसको हम पीते हैं, वो पीएच स्केल उसका 7 होता है। हाईली एसिडिक में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखो, बैटरी के अंदर जो एसिड डलता है HCl, ठीक है। उसके बाद हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जो एसिड होता है वो लेमन के अंदर जो एसिडिक होता है, सिट्रस एसिड होता है, ठीक है। विनेगर, टोमेटो, ये सबके स्केल दे रखे हैं यहाँ पे देखो आप, ठीक है। तो हाईली में बैटरी का दे रखा है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखो, जो हमारा ब्लड है वो स्लाइटली एल्कलाइन है, उसका पीएच स्केल 8 होता है। स्टमक टैबलेट जो हम लेते हैं एसिडिटी को रोकने के लिए, जो हम टैबलेट लेते हैं, जैसे कि आपकी डाइजिन हो गई या जेलोसिल हो गई, वो सारी जो होती हैं उसके अंदर बेसिक क्वालिटीज होती हैं। उसका जो पीएच स्केल होता है वो 10 होता है। और फिर अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये ड्रेन क्लीनर हो गया, सोप हो गया, ये जो होते हैं वो बेसिक के अंदर आए थे, हाईली बेसिक के अंदर। अमोनियम सोल्यूशन जो होता है, बेकिंग सोडा जो होता है, ये सब आपके बेसिक के अंदर आते हैं। तो ये कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उसका आंसर जो होगा वो एल्कलाइन होगा। देखते हैं किन किन लोगों ने सही दिया है। सी इसका सही आंसर है।
ऑलराइट, तो किन किन लोगों ने सही दिया है? मोइन खान ने गलत दिया है, उसके बाद अलका ने सही दिया, रत्न ने सही दिया, आलिया ने सही दिया, लक्ष्मी ने सही दिया, स्वीटी ने सही दिया है, उसके बाद अनिमेश ने अल्कालाइन सही दिया है, शबनम मेहता, नीवा कुमारी, पिंटू डे, जया मिश्रा इन्होंने शास्त्रीय लिखा है और इसका मुझे एक्चुअल में लिटरल मीनिंग नहीं पता है, सॉरी, आप मुझे बताएगा कि इसमें ये सही है या गलत है, क्योंकि मुझे इसका हिंदी मीनिंग नहीं पता है। उसके बाद मिनी रस्तोगी ने सही दिया है, निधि गुप्ता ने सही दिया है, मनीषा रामोला, सूरज गुप्ता और अर्पिता चक्रवर्ती, तन्मय मेहता, ज्योति, अभिजीत हाईली बेसिक का है, अभिजीत का सही नहीं है, हाईली बेसिक नहीं होगा, ये बेसिक होगा, ठीक है, ये अल्कलाइन होगा। और उसके बाद मनीषा हो गया, सूरज ये पहले ही आ गए, ऑलराइट। उसके बाद लास्ट में हमारे हैं शुभजीत, सुष्मिता एंड लामो, ठीक है। आई एम सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया है, ये हमारे न्यूएस्ट मेंबर हैं इस एसएमनेट ग्रुप के। तो इन सब लोगों ने सही जवाब दिए, कुछ एक दो लोगों ने गलत जवाब दिए। आई होप आपको कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि भाई हाईली बेसिक हम किसे कहेंगे, जब 10 से ऊपर चला जाएगा स्केल तो फिर वो हाईली बेसिक हो जाएगा, और अगर 7 के आसपास ही है, 8 9 जो होता है वो इतना बेसिक नहीं माना जाता है। ऑलराइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एडिशन नंबर 5। क्वेश्चन 10 आएंगे, 10 के 10 आपको सॉल्व करने हैं, एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, फॉर्मेट वही रहेगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा आप लोगों के लिए, साथ में आपका टाइमर भी चल जाएगा और उस 20 सेकंड के अंदर ही आपको जवाब देना है, और उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द WM डेविस व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कई बार आया हुआ है। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन अकॉर्डिंग टू द विलियम मॉरिस डेविस? बताइए। इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर लेंगे इसको। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर होगा पेनी प्लेन, इसका सही आंसर होगा। WM डेविस ने पेनी प्लेन दिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप देखेंगे और भी दे रखे हैं, देखो डेविस ने अपनी साइकिल ऑफ इरोजन में जो एंड प्रोडक्ट बताया है, ठीक है, इस तरह से जो मैदानी इलाका बताया है उसको पेनी प्लेन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू डेविस। उसके बाद पैंक ने इसी चीज को एंड्रम्फ कहा है, और एलसी किंग ने इसको कहा है पैडी प्लेन। तो यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पैडी प्लेन जो है, ठीक है, पैडी प्लेन वो किंग ने कहा है, इसने एंड्रम्फ कहा है, ये तो इजी है। उसके बाद पेनी प्लेन जो है, पेनी प्लेन वो आपका जो है वो डेविस ने कहा है। और यहाँ पे देखो तीनों की साइकिल मोर और लेस सिमिलर है, स्टार्टिंग होती है अपलिफ्टमेंट से, और यूथ स्टेज के अंदर होती है वैली डीपनिंग, और मेच्योरिटी स्टेज के साथ होती है वैली वाइडनिंग, जिसमें आपके मेंडर्स बढ़ते हैं, ठीक है। और ओल्ड स्टेज में आते आते आप यहाँ पे देखोगे डेल्टास और डिपोजिशन एक्टिविटी ज्यादा होती है, और एट द एंड जाके इनका जब इरोजन होता है तो फिर ये पेनी प्लेन, एंड्रफ और पेडी प्लेन निकल के आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस तरह का दिखता है, विजुअलाइजेशन भी मैंने आपके लिए लगा रखा है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनेडियन साइंटिस्ट मॉडिफाइड द डेविस पेनी प्लेन एंड इंट्रोड्यूस द पैन प्लेन? पैन प्लेन भी बहुत आता है, बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये, गलत मत करना। पेनी प्लेन को इंप्रूव करके पैन प्लेन जो है वो वर्ड किसने दिया है? कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर होगा बी, CH क्रिकमे ने दिया है ये, और ये कंसेप्ट वही कहता है जैसे पेनी प्लेन कह रहा है। पेनी प्लेन मतलब जब इरोजन की लास्ट स्टेज में आते आते एक हमें मैदानी इलाका देखने को मिलता है, उसी को पेनी प्लेन कहा जाता है, या पेन प्लेन कहा जाता है, या पेडी प्लेन कहा जाता है। तो ये क्रिकमे जो है ये कैनेडियन साइंटिस्ट हैं, तो पहली बार आपको कंट्री भी पता पड़ रही है, ये कैनेडियन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और इन्होंने पेनी प्लेन को कहा है पैन प्लेन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेविस साइकिल ऑफ इरोजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लैटरल इरोजन एंड वैलीज ऑफ वाइडनिंग ऑफ वैलीज? बताइए क्या होगा? लैटरल इरोजन एंड वैली वाइडनिंग कहां होती है? बताइए कौन सी स्टेज के अंदर होती है? आई थिंक अभी मैंने बोला है शायद, इसको गलत मत करना। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों, और इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लगता है, देखो यूथफुल एंड मैच्योर नहीं होगा, यूथफुल के अंदर वैली डीपनिंग होती है, और यूथफुल एंड ओल्ड भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही पोल सपाट हो गए। जो नेक्स्ट इसका जो नियरेस्ट है वो है मेच्योर एंड ओल्ड। मेच्योर एंड ओल्ड के अंदर आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर लैटरल इरोजन हमें देखने को मिलता है, इसलिए 20 का सही आंसर होगा, नन ऑफ दिस इसका आंसर नहीं होगा। मेच्योर एंड ओल्ड स्टेज के अंदर हम लोग वैली वाइडनिंग देखते हैं, लैटरल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे आप देखोगे, देखो ये डेविस की साइकिल है, स्टार्ट हो रही है यहाँ से, पहले अपलिफ्टमेंट का लैंडमास हुआ, लैंडमास का अपलिफ्टमेंट हुआ, और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये वैली डीपनिंग हो रही है इनिशियल स्टेज के अंदर, जहां पर वी शेप वैली बनती है, जैसे हिमालयास का जो बिल्कुल टॉप पार्ट है, बिल्कुल जहां से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, वहां पर आपको वी शेप वैली देखने को मिलेंगी। फिर ये वैली जो है वो डीप होती गई, और इस स्टेज के अंदर रिवर्स की जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से यहाँ पर वैली डीपनिंग हो रही है और वी शेप वैलीज बनती है। मेजोरिटी में आते आते क्या होता है, फिर यहाँ पर आपको लैटरल इरोजन देखने को मिलेगा इस तरह से,
ठीक है। वैली की जो होती है वो वाइडनिंग होती है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ओल्ड स्टेज में आते आते यहाँ पे डिपोजिशन एक्टिविटी और कुछ मेंडेरिंग प्लेटफॉर्म्स बनते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देखो ये जो है, ये जो फर्स्ट स्टेज है, आप यहाँ पे देखो ये पहाड़ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और ये यूथफुल स्टेज है, यहाँ पर वी शेप वैली बन रही है, वैली डीपनिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है जो मेच्योर स्टेज, यहाँ पे आप देखो पहाड़ों की जो है ये हाइट भी कम हो गई है, और ये जो डिस्टेंस है मैं आपको बताऊं, ये वाला डिस्टेंस है, देखो यहाँ पर का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, देखो डिस्टेंस में फर्क आ गया है। ये डिस्टेंस देखो और एक ये डिस्टेंस देखो, ये जो डिस्टेंस जो बड़ा है इसको कहा जाता है लेटरल इरोजन, जिसको हम वैली वाइडनिंग कहते हैं, जो आपके मेच्योर स्टेज के अंदर होता है। और एंड में आते आते देखो ये पहाड़ जो है बिल्कुल ही गायब हो गए, ठीक है, और ये बिल्कुल एक फीचरलेस प्लेन बन गया, जिसको हम पेनी प्लेन या पैडी प्लेन जो भी हम कहना चाहें कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविस इट इज पेनी प्लेन। तो ये 3 स्टेजेस हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यूथफुल, मेच्योर एंड ओल्ड। कई बार मेच्योर स्टेज में या ओल्ड स्टेज में रेजुवेनेशन भी होता है, ठीक है, जिसको हम आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन भी आपका इसमें रिलेटेड है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 अदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। अदर्शन है हवाई आइलैंड इज अ साइट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस, रीजन इसका दे रखा है कन्वर्जन प्लेट मार्जिन्स आर अ साइट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। बताइए, कई बार क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूं और आ भी चुका है, और सही करना है इसको आपको। बताइए, बताइए क्या होगा। टाइमर समाप्त होता है दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर 2 होगा, इसका आंसर 1 नहीं होगा, इसका आंसर 2 होगा। दोनों सही हैं। कन्वर्जन प्लेट मार्जिन पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, और हवाई आइलैंड पे भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, लेकिन हवाई आइलैंड पे होने वाली वॉल्केनिक इरप्शंस का कारण कन्वर्जन प्लेट मार्जिन्स नहीं है, इसीलिए जो होगा आंसर 2 होगा। बोथ एन आर आर ट्रू, लेकिन आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बात को ध्यान रखती है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई हवाई आइलैंड में वॉल्केनिक एक्टिविटी क्यों होती है। हवाई आइलैंड पे वॉल्केनिक एक्टिविटी इसलिए होती है क्योंकि वो एक वॉल्केनिक हॉट स्पॉट है। हवाई आइलैंड, जितने भी रिंग ऑफ फायर के अंदर जितने भी स्कैटर्ड आइलैंड्स हैं, वो सब वॉल्केनिक हॉट स्पॉट है। उसके अंदर होता ये क्या है कि जो आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड है, उनके नीचे एक राइजिंग मेंटल हमेशा चलता रहता है, जिसको मेल्टन प्लूम कहा जाता है। राइजिंग प्लूम ऑफ मैग्मा चलता रहता है उस लिथोस्फीयर के नीचे या वॉल्केनिक आइलैंड के नीचे। यहां पर कोई कन्वेक्टिव करंट नहीं चलती, और जब ये चलती है, ठीक है, जब ये मैग्मा बाहर एक्सक्यूज मी, जब ये बाहर आता है तो देखो ये इन क्रैक से बाहर आता है। अगर आप चाहें तो मैं इसको जूम भी कर सकता हूं, आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो, ये जो क्रैक्स हैं, इस राइजिंग मेंटल प्लम की वजह से जब ये मैग्मा ऊपर चलता है तो इन क्रैक से बाहर आता है, और बाहर आने के बाद ये फैल जाता है, जिससे आइलैंड बनते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं। अब होता ये क्या है कि क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेट बाउंड्री नहीं है, तो नॉर्मली यहाँ पर प्लेट बाउंड्री से या प्लेट के मूवमेंट से वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, ये राइजिंग मेंटल की वजह से हो रही है। अब हो क्या रहा है, मान लो ये जो पूरा आइलैंड है, ठीक है, जिसके नीचे ये राइजिंग मेंटल प्लम हो रहा है कंटिन्यूसली, वो प्लेट की वजह से, क्योंकि प्लेट के ऊपर तो है ही, वो प्लेट बाउंड्री पे नहीं है, लेकिन प्लेट के ऊपर तो वो ऑलरेडी है। दोनों में फर्क है। प्लेट बाउंड्री मतलब जहां 2 प्लेट टकरा रही है वहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, वो नहीं है ये हवाई आइलैंड्स। हवाई आइलैंड इज अ वॉल्केनिक हॉट स्पॉट, मतलब उसके नीचे कंटिन्यूस अपवेलिंग ऑफ मैग्मा होता रहता है। तो जब ये कंटिन्यूस अपवेलिंग ऑफ मैग्मा हो रहा है, और यहां पे आप देखोगे, जस्ट होल्ड ऑन, यस, ये कंटिन्यूस अपवेलिंग हो रहा है, और अपवेलिंग होने की वजह से कभी मान लो ये प्लेट ही शिफ्ट हो गई अपने आप में। प्लेट तो शिफ्ट हो सकती है, ठीक है, बाउंड्री पे नहीं है। प्लेट की शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, जो पहले जहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाएगी उससे ये मेंटल का कट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद एक नया वॉल्केनिक इरप्शन होगा, फिर वो कट ऑफ हो जाएगा जब प्लेट का मूवमेंट और होगा, फिर वापस एक नया वॉल्केनिक इरप्शन होगा। तो इस तरह से क्या होता है, एक सीरीज ऑफ चेन बन जाती है, ठीक है। देखो प्लेट मूवमेंट इस तरफ से है, सबसे पहले यहां वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है क्योंकि इसके नीचे जो था वो राइजिंग मेंटल का प्लम था। अब ये जो है प्लेट मूवमेंट से खिसक गया, ठीक है, ये एक्चुअल में यहां था, ये खिसकता खिसकता यहां आ गया, देखो यहां पर। तो पहले यहां पर था, ये प्लेट का मूवमेंट इस तरफ हुआ तो ये खिसक गया, फिर यहां पर एक्टिविटी हुई, फिर ये खिसक गया, फिर यहां पर हुई, फिर यहां पर हुई, इस तरह से ये पूरी एक चेन बन गई, जिसको हम वॉल्केनिक टेल कहते हैं या ट्रेल जिसको हम कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितने भी वॉल्केनिक आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर, वो सारे वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स हैं। और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी दे रखे हैं, देखो यहाँ पर येलो स्टोन हो गया, या एजोर्स हो गया, या आइसलैंड हो गया, ये सब वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर प्लेट बाउंड्री की वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, यहां पर प्लेट मोशन की वजह से आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी में एक चेन देखने को मिलती है, और एक राइजिंग मैग्मा का प्लम ऑटोमेटिकली चलता रहता है यहां पर, इसी वजह से यहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेजुवेनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरप्शन टू द साइकिल ऑफ इरोजन। सेकंड स्टेटमेंट है पैंजिया वाज सराउंडेड बाय अ सिंगल वास्ट ओशन कॉल्ड पैंथालासा। थर्ड है ब्रायोस्फीयर इज द टर्म यूज्ड फॉर द कोर ऑफ द अर्थ। और फोर्थ है टोबा द लार्जेस्ट वॉल्केनिक लेक इज सिचुएटेड इन सुमात्रा। बताइए इनमें से क्या सही होगा। यहाँ पे कोड्स दे रखे हैं, 1 ABCD दे रखा है, बताइए क्या होगा। ओनली 4, 1 and 4, 1, 2 and 3 एंड ऑल करेक्ट। बताइए
बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समा होता है समाप्त दोस्तों, और इसका आंसर होगा सी 1, 2 एंड 3। रिजुविनेशन और पेंजिया और ब्रायोस्फीयर ये तीनों सही हैं, लेकिन टोबा जो है, टोबा इज द लार्जेस्ट वॉल्केनिक लेक, ये तो बात सही है बिल्कुल, और ये इंडोनेशिया में है, लेकिन ये सुमात्रा में नहीं, ये जावा आइलैंड्स पर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो पहले रिजुविनेशन क्या होता है। देखो एक्चुअल में ये जो फाइनल स्टेज पे जब हम आते हैं, नॉर्मली जब हमारी मेच्योर या ओल्ड स्टेज है, वहां पर आपको इस तरह से मेंडरिंग कोर्स देखने को मिलेंगे रिवर के, और यहां पर आपको लेटरल या वाइडनिंग, वैली वाइडनिंग देखने को मिलती है। लेकिन कई बार क्या होता है, देखो ये जो आप यहां पे देख सकते हो ये हो रहा है, और ये बेस लेवल है, इस बेस लेवल से ज्यादा इरोजन नहीं होता है, नॉर्मली हम जानते हैं नॉर्मल कोर्स के अंदर। पर कई बार क्या होता है, जिस पाथ पे, जिस रिलीफ फीचर पे जो रिवर फ्लो कर रही है, उसका अपलिफ्टमेंट अगर हो गया तो बेस लेवल और नीचे चला गया। अब इस अपलिफ्टमेंट की वजह से देखो यहां पर क्या हुआ, इंसाइज्ड मीएंडर्स हमें देखने को मिलते हैं इस तरह से, और यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, वापस से इस स्टेज में आते आते क्या होता है, नॉर्मली मेच्योर और ओल्ड स्टेज में आते आते नॉर्मली आपने देखा है कि भाई जो रिवर है उनकी स्पीड कम हो जाती है, और यहां पर वैली वाइडनिंग, डीपनिंग नहीं होती, वैली वाइडनिंग ज्यादा होती है। तो कई बार अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंडमास की वजह से बेस लेवल तो नीचे चला ही गया, और इस तरह से देखो ये इस तरह से इंसाइड मिनरल देखने को मिले, और यहां पर वापस से रिवर की वेलोसिटी भी तेज हो गई, और इसके यहां पर आपको नॉर्मली वापस से वैली डीपनिंग देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो फीचर बनते हैं, या इस तरह की जो कोर्स को हम कहते हैं रेजुविनेशन ऑफ द रिवर। क्योंकि क्या हो रहा है, नॉर्मली रिवर आराम से फ्लो कर रही थी, लेकिन इस लैंडफॉर्म का अपलिफ्टमेंट अगर हो गया, अपलिफ्टमेंट की वजह से क्या हुआ, वापस से रिवर नीचे चली गई, नीचे जाने की वजह से अब ये वापस से मेच्योर स्टेज में भी वैली डीपनिंग करेगी, और बिकॉज ऑफ दिस रेजुविनेशन। और यहां पर इंसाइज्ड मेंडर्स हमें देखने को मिलते हैं। देखो इस तरह के मेंडर्स को इंसाइज्ड मेंडर कहते हैं। ये नॉर्मल मेंडर्स हैं, जब मेंडर्स बहुत डीप हो, उसकी वॉल्स बिल्कुल गॉर्ज की तरह हो, तो वो इनसाइज मेंडर्स कहलाते हैं। और बेस लेवल देखो यहां से यहां चला गया, तो ये बात को ध्यान रखनी है, इसको रिजुविनेशन कहा जाता है। कई बार होता है ये अनस्टेबल लैंडफॉर्म्स पे। और ये जो लेक टोबा है, ठीक है, ये इंडोनेशिया के अंदर है, लेकिन ये जावा आइलैंड्स के अंदर है। ये बात को ध्यान रखनी है, जावा आइलैंड्स के अंदर है, लार्जेस्ट वॉल्केनिक लेक है ये, अराउंड 100 किलोमीटर इसकी जो है वो विड्थ है। ये बात को ध्यान रखनी है। ऑलराइट, और ब्रायोस्फीयर के बारे में आप देखो लो, ब्रायोस्फीयर जो है कभी कभी अर्थ के कोर को कहा जाता है, बहुत इनर कोर और आउटर कोर को कहा जाता है। मेसोस्फीयर जो है वो मेंटल को कहा जाता है, लिथोस्फीयर क्रस्ट को कहा जाता है। तो यहां से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये मेसोस्फीयर जो है ये वो वाला मेसोस्फीयर नहीं है, एटमॉस्फेयर वाला, ये मेसोस्फीयर मेंटल वाला है। कई बार ये टर्म्स यूज किए जाते हैं फॉर द मेंटल मेसोस्फीयर एंड फॉर द बायोस्फीयर आपको कोर यूज किया जाता है, लिथोस्फीयर जो किया जाता है वो क्रस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ये किसने दिया है या किससे रिलेटेड है, सॉरी ये किससे रिलेटेड है, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए। द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, बहुत बार क्वेश्चन आया भाई, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त। और इसका सही आंसर होगा बी, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट मतलब यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, मतलब जितने भी जियोलॉजिकल प्रोसेस जो अर्थ के ओरिजिन के समय ऑपरेट करते थे वो आज भी ऑपरेट करते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी अलग अलग है। ये मतलब है इसका, मतलब अर्थ के ओरिजिनेशन से लेकर अब तक ज्योग्राफिकल फिनोमिना या प्रोसेस के अंदर कोई चेंज नहीं आया है, वो सारे वही के वही हैं। और आपको अगर पास्ट को जानना है तो अगर आपने प्रेजेंट को देख लिया, कोई भी लैंडफॉर्म है, ठीक है, कोई भी लैंडफॉर्म को अगर आपको जानना है कि ये पास्ट में कैसा था, तो आप उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, प्रेजेंट जियोलॉजी अगर आप समझ गए तो उससे आप उसके पास्ट में पहुंच सकते हो, आपको पता पड़ेगा कि वो किस तरह के लैंडफॉर्म्स थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन, बताइए। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, यहाँ पे मैंने टाइमर नहीं लगाया, तो सॉरी। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी जो है वो किसके बीच में पाई जाती है, ABCD, बताइए क्या होगा। 20 सेकंड बाद अपने आप में आंसर बताऊंगा, बताइए क्या होगा। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। और इसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, क्योंकि जो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी गैस वो जो होता है वो बेसिकली आपके गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी जो है वो लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में है। यहां पे आप देखो लोअर मेंटल, ये जो मेंटल है इसका लोअर पार्ट और आउटर कोर के बीच में है। ये कई लोग कंफ्यूज इसके अंदर हुए होंगे, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में या लास्ट में आउटर कोर इनर कोर के बीच में, लेकिन गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी जो है वो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। ये बात को ध्यान रखनी है। लेमेन जो है वो आउटर कोर इनर कोर के बीच में है, रेप्टिज जो है वो अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में है, और मोहो जो है वो लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में है। जिस तरह से मोहो है उसी तरह से कुछ कुछ गुटेनबर्ग है। फर्क यह है कि मोहो डिस्कंटिन्यूटी जो है वो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है, गुटेनबर्ग जो है वो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8,
Consider the following statement. Plates are made up of the continental as well as oceanic crust. Individual plates are not permanent and plates are in the constant motion and continually change in size and shape. बताइए क्या होगा, इनमें से क्या है? A, B, C, D ऑप्शन आपको दे रखे, बताइए क्या होगा? कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त। और इसका सही आंसर होगा ए, सारे सही हैं। प्लेट जो होते हैं वो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी होती है, ओशनिक प्लेट्स भी होती है, तभी हम कन्वर्जेंस पढ़ते हैं इनका, कॉन्टिनेंटल, ओशनिक। और इंडिविजुअल प्लेट्स आर नॉट परमानेंट, ये भी ठीक है। प्लेट्स आर इन द कांस्टेंट मोशन, इंडिविजुअल प्लेट्स आर नॉट परमानेंट, प्लेट्स हमेशा मूवमेंट में रहती है, और प्लेट्स आर इन द कांस्टेंट मोशन एंड कंटिन्यूअसली चेंज इन साइज एंड शेप। तो 1, 2 एंड 3 सारे इसके सही आंसर होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन जो है ये आपके ज्योग्राफिकल टेक्निक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला बताना है। ये बोल रहा है कि कोई अर्थमेटिक मीन है और उसके अंदर जो सीरीज है वो x है और फ्रीक्वेंसी f है, तो फिर क्या होगा फॉर्मूला मीन का, बताइए करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपको सीरीज दे रखी है x और उसका फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? ABCD बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। और इसका सही आंसर होगा गाइस सी, इसका सही आंसर होगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f इज द राइट आंसर। ये बारह को ध्यान रखनी है, अर्थमेटिक मीन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से आपसे फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो फॉर्मूला अपन को बेसिक फिजिक्स सबके ध्यान रखने हैं, मीन मोड मीडियन के, क्वार्टाइल के, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। कोरिलेशन रेगुलेशन के भी फॉर्मूलास आपको ध्यान तो रखने ही है। ऑल द क्वेश्चन सॉल्व करने वाले कम आते हैं आजकल, लेकिन फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अब हम बात करने वाले हैं आज के रिक्वेस्टेड क्वेश्चन के बारे में। और आज का रिक्वेस्टेड क्वेश्चन पूछा है शुभजीत ने। शुभजीत हमारे स्टूडेंट भी हैं और यहाँ पर रेगुलर हमारी क्लास लेते हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर आपको ये बताना है, ये बेसिकली आपके यूनिट 8 या 9 शायद ज्योग्राफिकल टेक्निक्स है, उसके अंदर ये है क्वेश्चन। और उसके अंदर एक टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर आपको मीन मोड मीडियन के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ये मीन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भाई एक मीन दे रखा है आपको 7.586 और इसके अंदर 6 इंटीजर्स हैं। 6 इंटीजर का आपको मीन दे रखा है, जिसके अंदर आपको सिग्मा fx दे रखा है, सिग्मा f दे रखा है। और ये बोला है कि जो सिग्मा fx है उसमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो एडअप नहीं है। तो आपको बोलता है कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो कैसे पता पड़ेगी, वो आप निकाल के बताओ। अप्रॉक्सीमेटली ही निकालना है। ऑप्शन इसके दे रखे हैं 6, 7, 8, 9। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बेसिक से मैं आपको थोड़ा बताता हूं। जो लोग थोड़े बहुत मैथ्स के अंदर थोड़ा सा घबराते हैं, ऑल तो सब लोग ही घबराते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मूला से आ सकता है या इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि भाई मीन क्या है। ठीक है, मीन बेसिकली क्या होता है? मीन इज काइंड ऑफ अ एवरेज। ये बारह को जानते हैं, मीन जो होता है वो एक एवरेज होता है। अब कैसे निकालते हैं हम? नॉर्मल सा एवरेज कैसे निकालते हैं? मान लो 5 जने हैं। ठीक है, 5 जने हैं, 5 जने हैं और उनकी एजेस हैं इस तरह से, 1 की 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, 4 की 4 है, 5 की 5 है। अब आपसे कोई बोले कि भाई इन सबका एवरेज एज क्या होगा, इन पांचों की एवरेज एज क्या होगी, तो आप क्या करते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो भाई क्या करते हैं आप? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर देते हैं और डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, क्योंकि ये 5 है। तो ये एक देसी सा बिल्कुल नॉर्मल सा फॉर्मूला है, जिसके अंदर जो भी आएगा, मान लो ये अगर 20 है और नीचे 5 दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा 4 इज द एवरेज एज ऑफ द 5 पर्सन। ये आपको दे रखा है 5 जने की अगर एक एज 1, 2, 3, 4, 5 है, तो भाई एवरेज एज जो होगी वो 4 होगी। ये बात आपको ध्यान रखती है। लेकिन कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता, कई बार आपको डेटा दे रखा होता है टेबल फॉर्मेट के अंदर, उस वक्त आप फिर मीन कैसे निकालेंगे? उस वक्त जो होती है फिर क्या होती है, जो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, जो डेटा है वो आपको 2 तरह से दे सकता है। कई बार डेटा आपको एक इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मेट के अंदर होगा, इंडिविजुअल सीरीज x नाम से होगी और इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से दे रखा होगा, और उसकी कुछ आपको एक फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होगी, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये आपको बोल रहा है कि भाई ये एक सीरीज है और इसकी फ्रीक्वेंसी है, मीन निकालो। तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है तो गाइस वो अलग होता है, x बार करके फॉर्मूला बनता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो भैया पहले क्या करोगे? भाई आप सिग्मा fx निकालोगे। सबसे पहले आप सिग्मा fx निकालते हो, fx मतलब f इंटू x, तो मैं दोनों को इंटू करूंगा। ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 20 हो गया और ये 30 हो गया। ठीक है, इनको अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये मेरा बन गया सिग्मा fx। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी को अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये मेरा बन गया सिग्मा f। ठीक है, मान लो ये सिग्मा f x 100 है और ये हमारा 10 है। तो अब इस पूरे डेटा का जो मीन बनेगा या एवरेज बनेगा वो बनेगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f
मैं सबके जगह यहाँ रखूँगा, यानी कि ये अगर मेरा 100 है तो यहाँ पे मैं 100 रखता हूँ सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ मेरा अगर 10 है तो ये मैंने कर दिया, तो 10 आपका एवरेज आ गया अगर आपको इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है तो। ठीक है, एक और मैं बात बताता हूँ, कई बार आपको इंडिविजुअल सीरीज नहीं दी जाती, कई बार आपको क्लास इंटरवल दिया जाता है, जैसे इस तरह से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, सॉरी 40, और 40 से 50, और इसकी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है 2, 3, 4, 5, 6। फॉर्मूला आपका तब भी यही रहेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि सर आप मीन कैसे निकालें, तो इस सिचुएशन में आपको एक्स निकालना बेहद जरूरी है, तो एक्स यहाँ पर बन जाता है आपका मिड वैल्यू। ठीक है, ये मिड वैल्यू बन जाता है। मिड वैल्यू कैसे निकलती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, यानी कि 30 डिवाइड बाय 2, यानी कि 15। यानी कि इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू होगी हमारी 15, इसकी होगी हमारी 25, इसकी 35 और इसकी 45। ठीक है, अब मैं एफ एक्स आराम से निकाल सकता हूं, इन दोनों को मैं इंटू करूंगा, ये एफ एक्स हो जाएगा, ये 30 हो गया, ये आपका 75 हो गया, और ये जो भी आएगा आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे फिर सबको मैं जब ऐड ऑन करता हूं तो मेरे पास आ गया सिग्मा एफ एक्स, और ये फ्रिक्वेंसी मुझे दे ही रखी है, इन सबको भी मैं ऐड ऑन कर लूंगा तो ये मेरा आ गया सिग्मा एफ। मान लो वापस से अगर ये 100 है, ये अगर हमारा 10 है, फॉर्मूला में मैंने इसको रखा 100 डिवाइड बाय 10, ये आपका आ गया 10 इज द आंसर। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। क्लास इंटरवल दे रखा है तो पहले एक्स निकालेंगे, एक्स बन जाता है आपका मिड वैल्यू, फॉर्मूला इसका दे रखा है ये वाला, दोनों को ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, 10 से डिवाइड 2 से डिवाइड करो, इसको ऐड करो, उसको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये आपकी मिड वैल्यू आ जाती है। तो उससे फिर आप एफ एक्स निकाल सकते हो, सिग्मा एफ एक्स करो, निकालो। अब ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, ये कोई सीरीज है, सीरीज एक्स है, इसमें 6 इंटीजर्स हैं, यानी कि टोटल 6 इंटीजर्स हैं, जिसमें से एक जो है वो आपका वो मिसिंग है, कोई बात नहीं मिसिंग है, और मिसिंग तो है, लेकिन अब आपको सिग्मा एफ एक्स इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है 370, लेकिन ये बोल रहे हैं जो 370 हमारा है उसमें जो मिसिंग इंटीजर है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने ऐड नहीं की है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है। सिग्मा एफ जो है वो 58 है, इसके अंदर ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी एडेड है इंक्लूडिंग द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और आपको मीन दे रखा है। इन पूरे डेटा को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आपको मान लो कोई सीरीज दे रखी है, इसमें 6 इंटीजर है, x1, x2, x3, x4, x5 और ये x6, 6 इंटीजर दे रखे हैं, जिसमें से कोई एक मिसिंग है, मान लो ये मिसिंग है, इसको हम x1 मान लेते हैं, देखो ये x1 ही बता रहा है, इसको मैंने x1 मान लिया, तो ये अगर सीरीज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो मान लो फ्रीक्वेंसी f1 होगी, ये f2 होगी, f3 होगी, f4 होगी, f5 होगी और f6 होगी। तो मैं क्या करता हूँ, fx निकालता हूँ और सिग्मा f करता हूँ, सिग्मा f करता हूँ, और जहाँ से जो भी आता है मेरा यहाँ तक, ये मेरा सिग्मा एफ एक्स बनता है। ठीक है, और मेरा मैं इसको आराम से फॉर्मूले के अंदर रख देता हूँ। अब आपको दे क्या क्या रखा है, सिग्मा एफ एक्स दे रखा है, ये 370 आपको दे रखा है, सिग्मा एफ आपको दे रखा है, ये 58 आपको दे रखा है, और आपको मीन भी दे रखा है, यह देखो यहाँ पे मीन दे रखा है। लेकिन ये जो 370 है गाइस, इसके अंदर मिसिंग इंटीजर की फ्रीक्वेंसी एडेड नहीं है, ये 10 एडेड नहीं है, तो मिसिंग इंटीजर की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है, यानी कि f4, ये जो मिसिंग इंटीजर है, मान लो अगर हमने x4 नंबर का माना है तो इसको x1 मान के इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है, इसके अंदर एडेड नहीं है 370 के अंदर, तो एडेड नहीं तो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जिसमें आपको एफ एक्स दे रखा है, सिग्मा एफ दे रखा है और मीन भी दे रखा है, सबको हम प्लेस करते हैं फॉर्मूला के अंदर। मीन हमारा दे रखा है 7.586, सिग्मा एफ एक्स आपको दे रखा है 370, ठीक है, और आपको मीन दे रखा है 58। अभी मैंने कहा कि ये मिसिंग इंटीजर नहीं है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी एडेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मिसिंग इंटीजर मेरा था x1 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 10, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये पूरा फॉर्मूले के अंदर मैंने डाल दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7.586 इंटू 58 इक्वल्स टू 370 प्लस 10 इंटू एक्स आई, या एक्स आई इंटू 10 कर दो, इसको मैं इंटू करता हूँ, तो 7.586 इंटू मेरा हो गया ये 58, तो ये मेरा आया आंसर 439.988 इक्वल्स टू 370 प्लस 10 एक्स आई। ये मिसिंग इंटीजर, ये उसकी फ्रीक्वेंसी, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स के अंदर एडेड नहीं था, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैं यहाँ बुलाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 439.988 माइनस 370 इक्वल्स टू 10 एक्स आई। ठीक है, अब इसको मैंने माइनस किया, इससे 439.988 को मैंने माइनस किया 370 से, तो आया मेरा 69, इसको हटा दो, 69.988, और ये मेरा हो गया 10xi।
आपसे यही निकालने का बोला था। एक्स आई यहाँ छोड़ दो, इसको 10 को नीचे ले आओ, तो एक्स आई मेरा बना 69.988 डिवाइड बाय 10। 10 अगर नीचे तो एक खिसक जाएगा, इसलिए जो आंसर होगा आपका यहाँ पर ये होगा 6.99। 6.99 का नियरेस्ट है 7, इसलिए 2 इज द राइट आंसर। आयो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से सबको फॉर्मूले में रख के बता देता हूँ, कुछ लोगों को शायद कंफ्यूजन होगा। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। मीन आपको दे रखा है 7.586 आपको मीन दे रखा है, और 370 आपको दे रखा है, लेकिन मिसिंग फ्रीक्वेंसी एडेड नहीं है, मिसिंग इंटीजर भी एडेड नहीं है। तो मिसिंग इंटीजर हमारा x1 और इसकी फ्रीक्वेंसी 10 डिवाइड बाय सिग्मा एफ दे रखा है 58। इसको मैं इससे इंटू करूंगा 7.586 इंटू 58 इक्वल्स टू 370 प्लस 10xi, ठीक है। 7.586 इंटू 58, तो क्या आया मेरा इन दोनों को इंटू करके, ये आया 439.988, और यहाँ पर रह गया इस तरफ 370 प्लस 10xi। अब इसको मैंने यहाँ भेज दिया। साइन जैसे ही साइन जब चेंज होता है, यानी कि इक्वल्स टू से अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो साइन चेंज होता है, बेसिक मैथमेटिक्स है, ये बात आप जानते होंगे, ठीक है। तो 439.988 माइनस 370 इक्वल्स टू 10xi, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, 370 से अगर मैंने इसको माइनस किया तो ये मेरा आया 69.988 इक्वल्स टू 10xi। xi ही पूछा है आपसे, xi यहीं छोड़ दो और इसको कर दो आप 69.988 डिवाइड बाय 10, जो भी आपका बनेगा खिसक जाएगा एक जगह, तो ये हो जाएगा 6.988, ये बनेगा एक्चुअल में, ठीक है। तो ये 6.99 ही होगा राउंड ऑफ के अंदर, और ये 7 आपका हो जाएगा, इसलिए आपका 7 आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, कुछ नहीं था इस फॉर्मूले के अंदर, हमने सारी चीजें रख दी, और जो मिसिंग था ये मिसिंग इंटीजर, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इसको मैंने इस तरह से डाल दिया, इसके साथ ऐड कर दिया और ये पूरा फॉर्मूले के अंदर डाल दिया, तो मेरा आंसर आ गया 7, नियरेस्ट 7 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और शुभजीत आपको भी समझ में आया होगा। और मैडम हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, उससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, ये था कि भाई जो इक्वेटोरियल थ्योरी जो दी है वो किसने दी है, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज वाली थ्योरी, तो ये आंसर है हरमन फ्लॉन, इसका सही आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पेरी अर्बन एरियाज। पेरी अर्बन एरियाज के अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं है, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, लाइव चैट में कोई नहीं देगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, इस पूरे सेशन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इस चैनल पे ज्वाइन करें इसको, और ये वाला हमारा इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है, इसके अंदर आप जुड़ना चाहते हैं, रिडल्स अगर आप करना चाहते हैं, रिस्पांस देना चाहते हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, नंबर पे मैसेज करें, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। हमारा यूजीसी नेट ज्योग्राफी का बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो लेक्चर मैंने लिंक दे रखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रखा है, हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स कवरेज है, मॉक टेस्ट है, कोई लाइव जैसा सिस्टम नहीं है, कभी भी आप क्लास देखिए, कितने बार भी देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लो इंटरनेट से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट भी है, पीडीएफ भी है, सारी चीजें हैं, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी है। ज्वाइन करने के लिए कॉल करें, या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो दे रखा है उसको आप फिलअप कर सकते हैं, और डेमो लेक्चर आप जरूर देखें, भले आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डेमो लेक्चर आप जरूर देखें। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करें, काफी सारे लोग व्यू कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा के रखें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म, डेमो लेक्चर जरूर देखें, आपका एक टॉपिक भी कवर होगा। और इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं द नेक्स्ट वन।